इन दिस हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि यूनिट फर्स्ट में हम लोग लेक्चर फर्स्ट को पिछले वीडियो में देखे थे। उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का डिफिनेशन क्या होता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग का डिफिनेशन के देखने के बाद हम लोग इरिगेशन के डिफिनेशन को देखे थे। फिर उसके पिछले में देखे थे एडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या होता है। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन हम लोग टोटल देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन क्या है। इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन हम लोग टोटल देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन क्या है। इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो हम लोग देखते हैं, चलिए इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन में क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोलता है कि ओवर इरिगेशन कैन लीड टू वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम एंड मे रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स। क्या है, ओवर इरिगेशन अगर हो जाए, अगर ज़्यादा इरिगेशन हो जाए तो क्या करता है, क्रॉप को रिड्यूस कर देता है, क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर देता है। मतलब पौधा उसका क्या होता है, उतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है अगर ओवर इरिगेशन कर दे तो। वो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को, ये ओवर इरिगेशन अगर करते हैं तो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हम लोग को पानी की कमी, वाटर स्कैर्सी हो जाएगा, हम लोग को वाटर का प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवर इरिगेशन कैन लीड्स टू वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम एंड मे रिड्यूस क्रॉप यील्ड। बोलने का क्या मतलब है कि अगर ज़्यादा इरिगेशन हम लोग करते हैं तो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम हम लोग को हो जाएगा। और क्या होगा कि हम लोग को जो पौधा जो होगा, जो हम लोग का क्रॉप्स वगैरह होगा, वो उसका क्या होगा, यील्ड उसका कमज़ोर हो जाएगा, उसको यील्ड नहीं उतना ज़्यादा, वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। फिर है सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि क्रॉप पैटर्न हैज़ चेंज टोटली। क्रॉप पैटर्न जो है वो टोटली चेंज हो गया है। इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन में बोला जा रहा है सेकंड पॉइंट कि क्रॉप पैटर्न जो है, जो मतलब क्रॉप पैटर्न बोलने का मतलब क्या कि हम लोग जैसे नॉर्थन एरिया में रहते हैं और साउथर्न एरिया में दूसरा क्रॉप्स वहाँ पर प्रोडक्ट होता है और नॉर्थन एरिया में दूसरा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी कैन ग्रो साउथ इंडियन प्लान इन नॉर्थ इंडिया ऑन द टिप ऑफ इरिगेशन विच हैज़ लॉस्ट द ट्रेडिशन ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। क्या होता है, हम लोग इरिगेशन का ये इल इफेक्ट क्या है कि हम लोग इरिगेशन के सहारे, इरिगेशन ऑन द टिप ऑफ इरिगेशन, हम लोग नॉर्थन एरिया में जो क्रॉप उपजता है उसको हम लोग साउथर्न एरिया में उपजा सकते हैं, और जो साउथर्न एरिया में उपजता है वो नॉर्थन एरिया में उपजा सकते हैं। तो ये एक हम लोग का ट्रेडिशन का लॉस हो रहा है। ट्रेडिशन बोलने का मतलब क्या कि जो हम लोग का पुरख, जो हम लोग का अगले जो पीढ़ी थे, वो जो पीढ़ी जो फसल को उपजाते थे वो हम लोग का ट्रेडिशन था कि हम लोग यहाँ पे उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। जैसे केरला में चाय टी वगैरह उपजता है, लेकिन अब क्या होता है कि ऑन द टिप ऑफ इरिगेशन हम लोग टी को किधर भी उपजा सकते हैं, कोई भी एरिया में उपजा सकते हैं, नॉर्थन साउथर्न ईस्ट वेस्ट किधर भी। तो ये क्या है, एक लॉस ऑफ ट्रेडिशन है। जो लॉस ऑफ ट्रेडिशन है हम लोग का कि हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग का जो पीछे हम लोग का जो पुरख का जो एक प्रभाव था एक इरिगेशन के क्रॉप्स पे कि हम लोग यही सब क्रॉप्स उपजाएंगे, वो अब हम लोग धीरे धीरे खोने लगे हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि ओवर इरिगेशन लेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अगर ज़्यादा इरिगेशन हो जाए तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो जाता है। बोलने का क्या मतलब है कि अगर ये हमारा लैंड है, अगर इसमें हम लोग वाटर, इसका जो इसमें जितना पानी चाहिए उससे अगर ज़्यादा इसमें पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये लैंड जो है, ये जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉइल इरोड हो जाएगा। जो हम लोग का जो वहाँ पे जो सॉइल में हम लोग वहाँ पे खेती करते थे, वहाँ पे वो सॉइल क्या होता है कि वहाँ पे वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वहाँ पे अगर हम लोग फिर से उपजाएँ तो उपजाऊ सॉइल वहाँ पे ज़्यादा होता है। वो वहाँ पे जो सॉइल हम लोग 10-20 साल से जो उपजाते हैं सॉइल, तो उस सॉइल क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है। अगर हम लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे सॉइल इरोजन होगा, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरा जगह चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो जाएगा ओवर इरिगेशन के कारण। यूज ऑफ हाई यील्ड सीड्स हैज़ इंक्रीज विच हैज़ इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बोलने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग अभी क्या करते हैं कि ज़्यादा हाई यील्ड सीड को उपयोग करते हैं, ऐसा सीड जो ज़्यादा उपजाऊ हो, ऐसा सीड को हम लोग उपयोग करते हैं, हाई यील्ड सीड को, जिसको HYS के नाम से भी जानते हैं। हैज़ इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हाई यील्ड सीड्स का यूज करने के चलते ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करना पड़ता है। तो ये एक
इरिगेशन का यहाँ पे इल इफेक्ट्स है। अब 5 पॉइंट में क्या बोलता है, इरिगेशन इन हाई रेट्स could lead the problem of soil erosion which cause to use chemical fertilizer। अगर हम लोग इरिगेशन बहुत ही ज़्यादा करें, ज़्यादा बोलने का मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे वाटर का एक क्वांटिटी चाहिए, जैसे हम एग्जांपल अगर लेते हैं कि वाटर का वहाँ पे अमाउंट वॉल्यूम चाहिए हम लोग का 100 मिलीमीटर पर क्यूब, 100 मीटर पर क्यूब, 100 मीटर क्यूब चाहिए हम लोग का, 100 मीटर क्यूब पर वाटर वॉल्यूम अगर चाहिए, तो हम लोग को अगर यहाँ पर देखा जाए कि 100 मीटर क्यूब पर अगर हम लोग को वाटर चाहिए अगर 1 लीटर, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे अगर हम लोग को इससे ज़्यादा अगर पानी डाल दें तो क्या होगा, जो वहाँ के सॉइल होगा वो इरोजन हो जाए, सॉइल इरोजन वहाँ पे हो जाएगा। सॉइल इरोजन होने के चलते क्या होगा, अगला बार जब हम फूड क्रॉप्स वहाँ पर लगाएंगे तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइज़र को। कि केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज करने के चलते क्या होता है कि हम लोग का लैंड क्या होता है, धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम आने लगता है सॉइल केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण, और ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो पाता है। फिर 6 पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव पॉल्यूटेड द ग्राउंड वाटर। अगर हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइज़र को तो ग्राउंड वाटर को वो पॉल्यूट कर देता है। फिर ये 6 पॉइंट है, अगर हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइज़र को तो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। अगर ये भी देखा जाए कि कैसे, तो जैसे कोई हम लोग देखते हैं कि एक खेत है, ये एक फील्ड है, फील्ड में क्या है कि यहाँ पे हम लोग वाटर हम लोग बहुत सारा ओपनिंग से यहाँ पे छोड़ दिए। उसके बाद में क्या होगा, सीपेज से जो यहाँ पे सीपेज होगा, कैपिलरिटी एक्शन जो होता है सॉइल्स में, इसके द्वारा क्या होगा, ये जो वाटर होगा वो हमारे ग्राउंड वाटर से कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड वाटर के पास पहुँचेगा। और इस वाटर में क्या है, फर्टिलाइजर्स मिला हुआ है, तो ग्राउंड वाटर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसी से क्या बोला जा रहा है 6 पॉइंट कि इंक्रीज इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव पॉल्यूटेड द ग्राउंड वाटर। 7 पॉइंट है, इन डम्पी रीजन इरिगेशन में कॉज ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज कॉजिंग आउटब्रेक ऑफ डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। क्या होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा डंपी एरिया में अगर इरिगेशन करते हैं, डंपी एरिया बोलने का मतलब क्या है कि जहाँ पे धसाव ऐसा, जहाँ पे ज़्यादा वाटर का जहाँ उपयोग कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पानी जम जाता है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वहाँ पे क्या होगा कि पानी जम जाएगा। पानी जमने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे मॉस्किटोज और का वहाँ पे आना जाना, मॉस्किटोज वहाँ पे ज़्यादा रहने लगेगा। मॉस्किटोज रहने के कारण क्या होगा, हम लोग का वहाँ पे मलेरिया का संभावना हो सकता है, डेंगू का संभावना हो सकता है, और बहुत सारा ऐसा डिजीज का संभावना हो सकता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि इरिगेशन इन डंपी एरिया कॉजेज ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज कॉजिंग आउटब्रेक ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। फिर है 4 पॉइंट में, सप्लाइंग इरिगेशन वाटर इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव इन इटसेल्फ। जो हम लोग सप्लाई करते हैं इरिगेशन वाटर को वो कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव इन इटसेल्फ। बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव को, अपने में ही कैसे है इरिगेशन। ये देखते हैं कि जैसे हम लोग को एक इरिगेट करना है, इसको हम लोग को इरिगेशन यहाँ पे हम लोग को वाटर को पहुँचाना है, इरिगेशन यहाँ पे हम लोग को करवाना है। तो हम लोग सबसे आगे क्या करेंगे, कोई रिवर होगा, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे कोई रिवर है, रिवर से हम लोग डैम बनाएं, डैम से क्या होगा, यहाँ से पाइपिंग के द्वारा इस कैनल्स की पाइपिंग या कैनल्स के द्वारा हम लोग फील्ड तक पहुँचाएँ। तो इतना जो स्ट्रक्चर बनाने में कॉस्ट लगा, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सपेंसिव। और कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से आगे वाटर आया, वाटर फिर यहाँ डैम बनाना पड़ा, डैम बनाने के बाद में भी यहाँ कैनल्स के द्वारा ले जाया गया फील्ड के पास। तो यहाँ फील्ड के पास आते आते जो इतना प्रोसेस हुआ वो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसी चलते क्या बोला जाता है कि इरिगेशन सप्लाइंग इरिगेशन वाटर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव इन इटसेल्फ। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव क्या होता है। फिर है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन का कितना टाइप होता है, सबसे फर्स्ट जो है इरिगेशन में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो सबसे फर्स्ट जो है इरिगेशन का क्लासिफिकेशन हुआ उसमें 2 पॉइंट में इरिगेशन को क्लासिफाई किया गया। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है सरफेस इरिगेशन, सेकेंड है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है सरफेस इरिगेशन।
सरफेस इरिगेशन कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू फ्लो इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन को आगे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक पॉइंट में, जिसको फ्लो इरिगेशन के नाम से जानेंगे। When water is available at higher level and it is supplied to lower level by the more action of gravity, then it is called flow irrigation. Flow irrigation can be further subdivided into, आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि फ्लो इरिगेशन क्या होता है। फ्लो इरिगेशन हम लोग उसको बोलेंगे कि अगर वाटर जो है एक हाई लेवल पे हो, जैसे झरना वगैरह का एक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल क्या है कि एक हाई लेवल पे वाटर का वहाँ पे हाई लेवल पर वाटर वहाँ पे मौजूद होता है। रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे हाई लेवल से वाटर गिरता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन के कारण हम लोग जब हाई लेवल ऑफ वाटर को हम लोग अपने फील्ड के पास पहुँचाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्लो इरिगेशन। अभी फ्लो इरिगेशन को आगे सब डिवाइडेड किया गया है, इसको देखते हैं। फ्लो इरिगेशन को पेरेनियल इरिगेशन में डिवाइड किया गया है। पेरिनियल इरिगेशन को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन किया गया है। सबसे फर्स्ट, इन पेरिनियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इज एश्योर्ड टू क्रॉप्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। क्या करते हैं कि पेरिनियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन में हम लोग कांस्टेंट और कंटिन्यूअस वाटर को, कांस्टेंट और कंटिन्यूस बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग वाटर का कंटिन्यूसली वहाँ पे सप्लाई देते हैं कि जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ा, जब क्रॉप पीरियड जब है, क्रॉप पीरियड बोलने का मतलब क्या है कि जब क्रॉप उपजाने का जो समय होता है उस समय में हम लोग कंटिन्यूसली वहाँ पे एक कांस्टेंट रूप में कि इतना ही पानी इतना घंटा तक हम लोग छोड़ेंगे डैम के द्वारा और वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो ये कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई किया जाता है क्रॉप पीरियड में, पेरिनियल इरिगेशन में। इसके बाद देखते हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड थ्रू स्टोरेज कैनल हेड वर्क एंड कैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पेरिनियल इरिगेशन में क्या होता है कि जो वाटर को सप्लाई किया जाता है वो स्टोरेज कैनल के द्वारा सप्लाई किया जाता है। स्टोरेज कैनल बोलने का मतलब क्या कि ऐसा कैनल कि जहाँ पे वाटर के एक मैक्सिमम वैल्यू के द्वारा वाटर को क्या ग्रेविटी के द्वारा वहाँ फील्ड तक हम लोग पहुँचाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पेरिनियल इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन में हम लोग कैनल हेड वर्क्स को यूज करते हैं और कैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करते हैं। कैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलने का मतलब क्या है, छोटा छोटा कैनल बना दिए और कैनल बनाते हुए क्या कि वाटर को उस कैनल के द्वारा हम लोग फील्ड तक पहुँचाएँ। इस सिस्टम को पूरे को बोलते हैं पेरिनियल इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन एक किसका टाइप है तो देखते हैं, यहाँ पे याद होगा फ्लो इरिगेशन का ही टाइप हम लोग बताए हैं, ध्यान से समझिए। सबसे फर्स्ट क्या है कि इरिगेशन को हम लोग डिवाइड किए थे दो पार्ट में, सरफेस इरिगेशन और सेकंड सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन को हम लोग डिवाइड किए हैं फ्लो इरिगेशन में और फ्लो इरिगेशन को हम लोग डिवाइड किए हैं पेरिनियल इरिगेशन में। पेरिनियल इरिगेशन एक फ्लो इरिगेशन का टाइप है। पेरिनियल इरिगेशन में क्या होता है कि ये एक स्टोरेज कैनल हेड्स के द्वारा हम लोग कैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा हम लोग वाटर को फील्ड तक पहुंचाते हैं। अब इसमें है एक सेकंड जो पेरिनियल इरिगेशन में है डायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है, व्हेन इरिगेशन इज डन फ्रॉम द डायरेक्ट रन ऑफ द रिवर और बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ इनटू द सेम कैनल सम कैनल बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डाइवर्सन वायर और ब्राज अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड डायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन हम उसको बोलेंगे कि जब कोई एक रिवर है और रिवर यहाँ पे रिवर वाटर फ्लो हो रहा है, तब वाटर जो यहाँ पे फ्लो होगा तो उसको अगर हम लोग कोई ब्राज बना दें, कोई एक वॉल बना दें, वॉल बना के क्या कि इसका वाटर को हम लोग एक फिक्स डायरेक्शन में मोड़ दें, उसके द्वारा हम लोग कैनल के उपयोग करके हम लोग फील्ड तक पहुंचा देते। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन का एक टाइप है गंगा कैनल सिस्टम। डायरेक्ट इरिगेशन का ही टाइप है गंगा कैनल सिस्टम, एग्जाम्पल में है। फिर है स्टोरेज इरिगेशन। क्या होता है, इफ अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर फॉर स्टोरिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग मानसून्स so as to supply water in the off-taking channels during period of low flow, then it is termed as a storage irrigation. स्टोरेज इरिगेशन हम लोग उसको बोलेंगे, स्टोरेज
स्टोरेज इरिगेशन हम लोग उसको बोलेंगे कि जब हम लोग कोई रिवर है, रिवर के किनारे हम लोग कोई डैम बना दें, डैम बना के वाटर को स्टोर किए, और जब लो रेनफॉल हो, जब लो रेनफॉल बोलने का मतलब क्या है कि जब पानी की कमी होने लगे तो धीरे धीरे उस वाटर को हम लोग उपयोग करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्टोरेज इरिगेशन। ये स्टोरेज इरिगेशन का एग्जाम्पल है रामगंगा डैम इन यूपी। उत्तर प्रदेश में एक डैम है रामगंगा डैम नेम का, तो उसका जो प्रोसेस है स्टोरेज इरिगेशन का द्वारा ही इस डैम को उपयोग किया जाता है। फिर है सेकेंड पॉइंट, फ्लो इरिगेशन का सेकेंड पॉइंट है फ्लड इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन का सेकेंड पॉइंट है फ्लड इरिगेशन। दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज समटाइम्स कॉल्ड एज इन्यूडेशन इरिगेशन। इस जो इरिगेशन है, दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज समटाइम्स कॉल्ड एज इन्यूडेशन इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन का ही अनदर टाइप है इन्यूडेशन इरिगेशन। इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन soil is kept submerged and thoroughly flooded with water so as to cause through saturation of the land the moisture soaked by the soil when the oxygenally supplemented by natural rainfall and the minor water brings the crop टू मैच्योरिटी। बोलने का क्या मतलब है, टोटल यहाँ पे हम समझाते हैं कि देखिए कैसे कि कोई एक लैंड है तो उसको हम लोग वहाँ पे वाटर नहीं देंगे। जब फ्लड आएगा तो फ्लड आने के समय में क्या होगा, उससे पहले वहाँ पे हम लोग अगर इरिगेशन नहीं करेंगे, तब जब फ्लड आएगा तो फ्लड का जो वाटर होगा अगर उसको हम किसी भी डायरेक्शन को, उसको फ्लड इरिगेशन का फ्लड जब आएगा वाटर रिवर में, तो उसको हम वाटर को एक फिक्स डायरेक्शन में मोड़ के हम अपने फील्ड के पास पहुंचाएंगे। जब फील्ड पास पहुंचाएंगे तो वहाँ पे जो हम लोग का फील्ड होगा पहले से इरिगेट नहीं होगा, तो क्या करेगा, वाटर को सोक लेगा, सोक्ड हो जाएगा। वाटर क्या होगा कि सॉइल में सोक्ड हो जाएगा बाई कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही सोक होता है। कैपिलरी एक्शन आप लोग जानते ही होंगे। कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या होता है कि वो सोख लिया जाता है, वाटर को सोक्ड हो जाता है रिवर में, फील्ड में। तो इस फील्ड में जो वाटर सोक्ड होगा तो इसके बाद में क्या होगा कि ये जो फील्ड होगा ये फिर से अपना उपजाऊ हो जाएगा, फिर से इसमें मैच्योरिटी आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए फ्लड इरिगेशन टाइप। तो फ्लड इरिगेशन देखिए, अब हम शुरू से फिर से एक बार बताते हैं कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन को हम लोग डिवाइड किए थे दो टाइप में, सरफेस इरिगेशन और सेकंड है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन को हम लोग फ्लो इरिगेशन में डिवाइड किए थे। फ्लो इरिगेशन किसको बोलते हैं कि जब हाइयर लेवल ऑफ जब वाटर रहेगा तो उसको ग्रेविटी के सहारे हम लोग पहुंचा दें अपने फील्ड के पास में, तो उसको फ्लो ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट था फ्लो ऑफ इरिगेशन का पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई होता है उसमें जब क्रॉप पीरियड के द्वारा। अब पेरेनियल इरिगेशन में हम लोग पढ़े हैं डायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन उसको बोलेंगे जब रिवर फ्लो कर रहा है उसको हम लोग डायरेक्शन को मोड़ के हम अपने फील्ड तक पहुंचा दे वाटर को, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन। फिर है स्टोरेज इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन ही पेरेनियल का टाइप है। तो पेरेनियल का टाइप में स्टोरेज इरिगेशन को हम लोग समझ चुके हैं कि स्टोरेज इरिगेशन किस लिए होता है। स्टोरेज इरिगेशन को हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जब रेनफॉल नहीं हो, जब वाटर स्कार्सिटी हो, तो हम लोग उस वाटर को उपयोग कर सकें अच्छा से। फिर है सरफेस इरिगेशन का सेकंड टाइप फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन को हम लोग समझ चुके हैं कि पहले फील्ड को छोड़ दिया जाता है, इरिगेट नहीं किया जाता है, और जब फ्लड आता है तो उसका डायरेक्शन, जो रिवर में जो फ्लड आता है उसका डायरेक्शन मोड़ के हम लोग फील्ड के पास में फ्लड वाटर को पहुँचाते हैं। और जब फ्लड वाटर फील्ड तक पहुँचता है तो उसको जो फील्ड ग्राउंड फ्लोर होता है फील्ड का, वो क्या करता है, वाटर को सोख लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि वाटर कैपिलरी एक्शन के द्वारा ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाता है, ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि जो फील्ड था वो फिर से मैच्योर हो जाता है। तो एक सेकंड पॉइंट था सरफेस इरिगेशन का। फिर है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का हम लोग यहाँ पे सब डिवाइडेड किए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो नेचुरल सब इरिगेशन। नेचुरल सब इरिगेशन में क्या होता है कि लीकेज वाटर from channels etc goes underground and during passes through the subsoil it may irrigate crops sown on lower lands by capillarity. Sometimes leaks cause to the water table to raise up, which helps in irrigation of crops by capillarity. When underground irrigation is achieved simple by natural process without any additional extra efforts, it is called
नेचुरल सब इरिगेशन। सब इरिगेशन हम लोग उसको बोलेंगे कि जैसे एक कैनल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग समझें कि ये कैनल है, कैनल यहाँ पे है, ये कैनल में वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो इस वाटर जो फ्लो होगा, अगर यहाँ पे कोई लीक हो जाए, लीक बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई होल वगैरह हो जाए, नीचे जो सरफेस में है, जो कैनल के सरफेस के नीचे कोई होल हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा कि कैपिलरिटी एक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा कि वाटर पहुँच जाएगा लोअर लेवल ऑफ लैंड में। अगर ये हायर लेवल पे कैनल बना हुआ हो तो यहाँ पे जो लोअर लेवल में लैंड होगा उसको इरिगेट कर देगा ये वाटर। तो अगर बोलता है यहाँ पे कि अगर नेचुरल कॉसेस के द्वारा इस लैंड को लीकेज से इरिगेशन होता है, लीकेज के द्वारा अगर ये इरिगेट होता है तो हम इसको बोलेंगे नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। और सेम इसका अपोजिट ही आप लोग समझ लीजिए, अगर वहाँ पे नेचर के द्वारा लीकेज से इरिगेट हुआ, अब हम लोग क्या बनाते हैं कि जो लोअर लेवल ऑफ लैंड में उपयोग करते हैं यहाँ पे, अब आर्टिफिशियल कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इस वाटर को, लीकेज वाटर को हम लोग फील्ड के पास पहुँचाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है आर्टिफिशियल सब इरिगेशन। आर्टिफिशियल सब इरिगेशन को अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ system of open joint drains is artificially laid below the soil so as to supply water to crops by capillarity, then it is called artificial sub irrigation. It is very expensive, and so in India a small use of artificial sub irrigation. आर्टिफिशियल सब इरिगेशन क्या होता है कि आर्टिफिशियल सब इरिगेशन में हम लोग जैसे ये कैनल जा रहा है, कैनल में कोई वाटर फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई लीकेज है और लीकेज होगा, इसको हम लोग अगर आर्टिफिशियली मैनमेड के द्वारा, बोलने का मतलब क्या है कि आदमी के द्वारा मैनमेड हेल्प से अगर हम इस जो वाटर है, इस वाटर को अगर हम लोग कहाँ तक अपने फील्ड तक पहुँचा देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सब इरिगेशन। ये आर्टिफिशियल सब इरिगेशन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, जिस चलते क्या है कि इंडिया में इसको बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला इरिगेशन कौन है, तो ये इसका नाम होगा आर्टिफिशियल सब इरिगेशन। आर्टिफिशियल सब इरिगेशन को इंडिया में बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। फिर है मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मेथड ऑफ इरिगेशन बोलने का मतलब क्या है कि इरिगेशन का, हम लोग इरिगेशन तो समझ गए कि कितना टाइप होता है। अब इरिगेशन का टाइप समझने के बाद हम लोग को समझना होगा कि ये इरिगेशन का प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, कि कैसे हम लोग इरिगेट करते हैं लैंड को। तो ये इरिगेशन को समझने के लिए हम लोग देखते हैं देयर आर वेरियस वेज इन विच द इरिगेशन वाटर कैन बी अप्लाइड टू द फील्ड। बहुत सारा प्रकार है कि जिसके द्वारा हम लोग इरिगेशन वाटर को फील्ड तक पहुंचाते हैं। उसमें क्या मेन क्लासिफिकेशन क्या है, देयर आर मेन क्लासिफिकेशन एज फॉलोज। सबसे जो मेन क्लासिफिकेशन है वो नीचे है कि दिया गया है फ्री फ्लडिंग। सबसे फर्स्ट जो है फ्री फ्लडिंग, सेकेंड है बॉर्डर फ्लडिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ दो ही टाइप को देखेंगे, फ्री फ्लडिंग और बॉर्डर फ्लडिंग। इसके आगे वाला टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फ्री फ्लडिंग को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या डिफाइन किया गया। फ्री फ्लडिंग एक डिवाइडेड किया गया था, उसके बाद बॉर्डर फ्लडिंग डिवाइड किया गया है, फिर है चेक फ्लडिंग, फिर बेसिन फ्लडिंग, फिर फ्यूरे इरिगेशन मेथड, 6 है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, 7 है ड्रिप इरिगेशन मेथड। यहाँ पे कुछ नाम से आप लोग समझ गए होंगे। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्प्रिंकल का यूज किया गया, पंप के द्वारा वाटर को सप्लाई किया गया। यहाँ पे स्प्रिंकलर डिवाइस लगा दिया गया, जिससे क्या होगा, वाटर जो होगा चारों तरफ क्या होगा, छिटा के क्या होगा, वहाँ पे इरिगेट हो जाएगा लैंड। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि सबसे आगे जो फ्री फ्लड इरिगेशन को डिवाइड किया गया था, इरिगेशन मेथड के जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो फ्री फ्लडिंग है। फ्री फ्लडिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इन दिस मेथड डीचेज आर इवैक्यूएटेड in the field and they may be either on the contour or up and down the slope। क्या होता है कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि
वहाँ पे हम लोग एक्सवेट कर देते हैं डीचेज। डीचेज बोलने का मतलब क्या है, छोटा छोटा कैनल को, छोटा छोटा कैनल को, जिसको बोले अगर बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 100 सेंटीमीटर तक कैनल का विड्थ हो, 100 सेंटीमीटर तक कैनल का विड्थ हो, उसको हम लोग बोलते हैं डीचेज। डीचेज मे बी आइदर ऑन द कंटूर और अप एंड डाउन, ये कंटूर अप एंड डाउन स्लोप पर हो, चाहे तो ऊंचाई से आए चाहे नीचाई से जाए, नीचे दम जाए। तो ये क्या होता है कि इसमें डीचेज बनाया जाता है, उसके बाद में वाटर फ्लो फ्रॉम दीज डीचेज फ्लोज अक्रॉस द फील्ड। ये डीचेज के द्वारा वाटर को फील्ड तक पहुंचाया जाता है। सिंस द मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इट इज समटाइम्स कॉल्ड वर्ल्ड फ्लडिंग। ये जो मूवमेंट है वाटर का, इसको यहाँ पे कभी रोका नहीं जाता है। कोई कैनल बना दिया गया, कैनल में वाटर को फ्लो करवा दिया गया, और ये जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना स्पीड से वाटर जाएगा, उतना ही ज़्यादा है। अगर जितना ज़्यादा इसका डेप्थ होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर जाएगा। तो यहाँ पे कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है डीचेज को। तो डीचेज को जब रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा तो इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड विल्ड फ्लडिंग। इसको कभी कभी बोल दिया जाता है विल्ड फ्लडिंग के नाम से, कभी कभी इसको जानते हैं हम लोग कि कभी कभी इसको बोला जाता है विल्ड फ्लडिंग। विल्ड फ्लडिंग अगर बोले तो ये एक नेम है किसका, फ्री फ्लडिंग का। फ्री फ्लडिंग का दूसरा नेम भी है ऑर्डिनरी फ्लडिंग, और इसके बाद में तीसरा नाम इसको क्या है, विल्ड फ्लडिंग। अब विल्ड फ्लडिंग हम लोग समझ गए हैं। विल्ड फ्लडिंग क्या होता है हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। विल्ड फ्लडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स पास्चर etc। विल्ड फ्लडिंग वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होगा कि जहाँ पे हम लोग कैनल्स को बनाएं, यहाँ पे जैसे फीटर वगैरह है, या रिवर से हम लोग पानी को ले रहे हैं, या ग्राउंड वाटर से फीटर के द्वारा ले रहे हैं। तो ये जो हम लोग का लैंड हो पास ही में हो कैनल का, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है विल्ड फ्लडिंग में। तो यहाँ पे विल्ड फ्लडिंग वहाँ पे सुटेबल रहेगा जहाँ पे हम लोग का जो लैंड होगा वो ज़्यादा नियरर होगा, ज़्यादा पास में होगा। नोट पॉइंट में एक क्या है, नोट पॉइंट यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक नोट पॉइंट है कंटूर डीचेज स्पेसिंग 20 to 50 मीटर अपार्ट डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप। स्लोप के आधार पे क्या है, कंटूर डीचेज जो होता है, कंटूर डीचेज उसको 20 to 50 मीटर अप्रॉक्स लिया जाता है, इससे ज़्यादा भी लिया जाता है, लेकिन ये मिनिमम है 20 to 50 मीटर अपार्ट डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप टेक्सचर ऑफ सॉइल क्रॉप्स टू बी ग्रोन etc इज कॉल्ड लैटरल और सब्सिडरी डीचेज। जो कंटूर भी 20 to 50 मीटर अपार्ट हो, स्लोप के आधार पे अगर डिवाइड किया जाए, टेक्सचर स्लोप के आधार पे या टेक्सचर ऑफ सॉइल के आधार पे, क्रॉप्स कैसा हम वहाँ पे क्रॉप्स उपजा रहे हैं, या सॉइल का वहाँ किस टाइप का सॉइल है, एलुवियल सॉइल है या और अलग प्रकार का जो सॉइल है, तो वहाँ पे सॉइल के हम लोग टाइप को देखते हैं, टेक्सचर को देखते हैं। उसके बाद में कैसा हम लोग वहाँ पे क्रॉप को प्रोडक्ट करना है उसको देखते हैं, फिर स्लोप को देखते हैं, और इसके आधार पे अगर कंटूर हम लोग 20 to 50 मीटर अप्रॉक्स लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल और सब्सिडरी डीचेज। उसको हम लोग बोलेंगे अनदर नाम से लैटरल और सब्सिडरी डीचेज। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्लो, जो फ्री फ्लडिंग जो है उसको किस प्रकार फील्ड में बनाया जाता है। फ्री फ्लडिंग को हम लोग समझने के लिए देखिए कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक मेन सप्लाई ऑफ डीचेज है, फिर मेन सप्लाई ऑफ डीचेज से एक ओपनिंग गया है, ओपनिंग से एक छोटा छोटा डीचेज बना, डीचेज से यहाँ पे दो टाइप में डीचेज हुआ, इसके बाद में दोनों डीचेज में ओपनिंग है, आउटलेट्स जिसको भी नाम से जाने को ओपनिंग भी बोल सकते हैं। फिर एक सब्सिडरी डीचेज होता है, इसी को सब्सिडरी डीचेज के नाम से जानते हैं, कि जो मेन सप्लाई के बाद वाटर को फील्ड के पास में पहुंचाता है, उसको सब्सिडरी डीचेज के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर फ्लडिंग किसको बोलते हैं, वाटर फ्लडिंग किसको बोलेंगे। इन दिस मेथड अ लैंड इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लोअर लिप्स कॉल्ड बॉर्डर। लैंड को सबसे आगे जो लैंड होगा, बॉर्डर फ्लडिंग को समझने के लिए समझिए, सबसे आगे जो लैंड होगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे कुछ स्ट्रिप्स में, ये स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स में। उसके बाद में क्या होगा कि ये कैनल्स के द्वारा वाटर को लाया जाएगा मेन सप्लाई से, उसके बाद में ये डीचेज में जो ये स्ट्रिप्स होगा उसके स्ट्रिप्स को ही बॉर्डर बोलेंगे। इसमें क्या होगा, ओपनिंग कर दिया जाएगा, उसके बाद ये फील्ड पूरा इरिगेट हो जाएगा।
तो इसको समझने के लिए स्ट्रिप का जो यहाँ पे विड्थ होता है, स्ट्रिप जो अभी हम लोग बनाए इस प्रकार का, स्ट्रिप का जो विड्थ होता है, विड्थ 10 to 20 मीटर, लेंथ जो है 100 to 400 मीटर। रीजेज बिटवीन बॉर्डर्स शुड बी सफिशिएंट हाई टू प्रिवेंट ओवर टॉपिंग ड्यूरिंग इरिगेशन। रीजेज जो बॉर्डर्स पे जो रीजेज बनाया जाए उसको क्या कि बहुत ही हाई इतना रखना चाहिए ताकि जब इरिगेशन हो, उस लैंड में इरिगेशन हो तो पानी इस फील्ड से इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, एक ही फील्ड में रहना चाहिए, एक ही स्ट्रिप्स के बगल में तक रहना चाहिए। तो स्ट्रिप्स को हम लोग एक मैक्सिमम हाइट तक ले जाना चाहिए। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कॉन्सनट्रेटिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर द लैंड शुड बी लेवल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो। क्या होता है कि जो लैंड है ये, इसमें हम लोग स्ट्रिप्स बनाए, स्ट्रिप्स बनाने के बाद में क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे मेन वाटर सप्लाई आया, इससे हम लोग यहाँ पे ओपनिंग है यहाँ पे, तो ओपनिंग के बाद में क्या हुआ कि ओपनिंग के बाद में जब वाटर यहाँ पे अंदर जब आएगा तो हम लोग अगर सोचिए कि अगर यहाँ पे ज़्यादा स्लोप रहे तो वाटर क्या हो जाएगा, इधर एरिया में भी आ सकता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो वाटर जो फ्लो होगा, वाटर का जो लेवल होगा, उसी लेवल में फील्ड को क्या किया जाए, लेवल कर दिया जाए। फील्ड को क्या कर दिया जाए, लेवल कर दिया जाए। वाटर लेवल के ही बराबर फील्ड को लेवल कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि वाटर अपना उसी बॉर्डर तक जाकर रुक जाएगा, काहे कि उस लेवल उतना ही है उसका। फिर है वाटर इज मेड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाई डिच इनटू ईच स्ट्रिप। वाटर को क्या किया जाता है कि एक पहला सप्लाई डिच होता है, उसके द्वारा ईच जो स्ट्रिप से बना हुआ होता है उसके बाद में फ्लो करवाया जाता है। फिर है when the advancing water reaches the lower end of the strip the supply of water to the strip is turned off। जब क्या बोलता है कि जब ये फील्ड है, फील्ड में हम लोग स्ट्रिप बनाए, स्ट्रिप बनाने के बाद में जब इसका मेन सप्लाई आया, मेन सप्लाई आने के बाद में यहाँ ओपनिंग हुआ, तो ओपनिंग से जब वाटर सप्लाई आएगा तो ये लेवल तक आते आते ये लेवल तक जब वाटर पहुँच जाएगा तो हम लोग सप्लाई को बंद कर देंगे। फिर जो पॉइंट है द सप्लाई डिच ऑल्सो कॉल्ड इरिगेशन स्ट्रीम। जो सप्लाई डिच होता है उसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, इरिगेशन स्ट्रीम। में आइदर भी इन द फॉर्म ऑफ, उसको फॉर्म जो अलग अलग प्रकार का होता है, एक अर्थन चैनल हो सकता है, चाहे तो मिट्टी का ही कैनल हो छोटा छोटा, तो उसको अर्थन चैनल बोलेंगे। और लैंड और एन अंडरग्राउंड कॉन्क्रीट पाइप हैविंग राइजर्स एट द इंटरवल, और चाहे तो पाइप के द्वारा जाए या अर्थन चैनल के द्वारा जाए, किसी भी प्रकार से जाए, जो डीच जो हम लोग का वहाँ पे जो है एक चैनल के द्वारा ही जाता है। तो डीच गेट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिगर के आधार पे समझते हैं हम लोग। सबसे आगे क्या बोला गया कि हम लोग फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। ये स्ट्रिप्स है, इसको स्ट्रिप बोलते हैं। स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे। स्ट्रिप में डिवाइड करने के बाद में ये मेन जो लाइन है, मेन जो वाटर सप्लाई होता है, मेन वाटर सप्लाई के द्वारा हम लोग फील्ड में ओपनिंग के सहारे फील्ड में वाटर को पहुंचाते हैं। फील्ड में जब वाटर पहुंच जाएगा तो वाटर का हमेशा ध्यान रखिएगा, वाटर का जो लेवल हो, ये फोकस करने वाला चीज़ है कि वाटर का जो लेवल हो, वाटर लेवल जो हो वो सेम हो फील्ड लेवल से सेम हो। वाटर जो लेवल हो वो फील्ड लेवल से हमेशा सेम होना चाहिए। और क्या कि जो फील्ड में जो हो उसका लेवल तो सेम होना चाहिए। उसके बाद में क्या कि जब वाटर इस लेवल तक पहुंचने लगे तो हम लोग सप्लाई को बंद कर देंगे। और वाटर का जो स्ट्रिप का विड्थ होता है 20 मीटर, और जो इसका लेंथ होता है 100 to 40 मीटर। ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट। अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्चार्ज थ्रू द सप्लाई डिच क्यू, एक रिलेशन क्या है कि डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई डिच, जो सप्लाई डिच है क्यू, डिस्चार्ज के तो ऐसे भी क्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई डिच को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर फ्लोइंग ओवर द स्ट्रिप इज वाई है। फिर है क्या कि द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल एफ, द एरिया ऑफ द लैंड इरिगेटेड इज ए, एंड द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द
एरिया विथ वाटर इज टी इज गिवन बाय। सबसे हम ये सब टर्म को समझते हैं होंगे आप लोग। देखिए जैसे क्यू मतलब क्या है, डिस्चार्ज हो गया। वाई मतलब क्या कि डेप्थ कितना है वाटर फ्लोइंग का चैनल्स में, उसको वाई से डिनोट किया गया। फिर द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल मतलब किस आधार पे जो सॉइल में जो वाटर पहुंच रहा है उसका रेट क्या है, कि कितना आधार पे वो वाटर सोख के आगे बढ़ रहा है, आगे वाला जो फील्ड के जो पार्ट होगा आगे पार्ट में बढ़ रहा है, तो उसको रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बोला जाता है। फिर एरिया ऑफ द लैंड इरिगेटेड मतलब कितना एरिया इरिगेट किया गया उसको ए से डिनोट किया गया। फिर टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन एरिया विथ वाटर टी, कितना टाइम लगा उस वाटर को उस एरिया तक पहुंचने में, उसको टी से डिनोट किया गया। तो इस रिलेशन को देखिए, यह ध्यान में रखिएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिप्लोमा में इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा अंदर से कि इसका फॉर्मूला क्या है। डिप्लोमा में सिर्फ टाइप से कहा कि 6 नंबर का है ही, 6 नंबर में कितना पूछेगा, 6 नंबर में क्या होगा, सिर्फ आपको पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या है, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है। मेथड ऑफ इरिगेशन के आप खाली नाम लिख दीजिए, इतना ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन कर दीजिए, लेकिन इसका इतना फार्मूला का वहाँ तक पूछेगा नहीं। ये फार्मूला जो होगा हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, किस लिए, जब हम लोग कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे उस समय। टी इजिकल टू क्या होगा 2.3 इंटू वाई बाई एफ इंटू लॉग 10 इंटू क्यू बाई क्यू माइनस एफ ए, फिर क्यू इजिकल टू डिस्चार्ज थ्रू द सप्लाई डीच, ये तो हम लोग देख चुके हैं आगे में ही। वाई क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द वाटर ऑफ स्टेप्स। फिर जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि फिर अगला पॉइंट जो है ये क्यू वाई हम लोग समझ गए। फिर टी है जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ वाटर को पहुँचने में पूरा एरिया में, तो उसको टी से डिनोट किया गया। फिर बच गया ए जो है एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, उसको ए से डिनोट किया गया। एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड उसको ए से डिनोट किया गया। तो इतना तक हम लोग समझे इसमें। इसके आगे वाला में हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर फ्लडिंग तक देख चुके हैं, इसके बाद में चेक फ्लडिंग इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे। देन थैंक यू।